हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। गाइस, आज मैं आपके साथ श्यांगवन स्टोरी बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरे दूसरे चैनल लव स्टोरी टेलर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैंने आर साइलेंट लव एक वांगशन स्टोरी, जिसमें टॉप जो है लवांगजी है और बॉटम जो है हमारा विंग है, वो शेयर की है। प्लीज़ उसे जाके सुनिए। और जिन जिन को भी हस्की विद शिजुन की स्टोरी पसंद है, माय परवर्ट स्टूडेंट जो है स्टोरी, वो हस्की विद शिजुन ओरिजिनल नॉवल ही है गाइस, तो आप उसे भी जाकर उस चैनल पर सुन सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और वेंजू मॉडर्न भी मैंने वहाँ शेयर कर रखी है, तो आई होप आप वहाँ जाकर उस स्टोरी लाइन को देख सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। देखते ही देखते वांगची की शादी का जो टाइम होता है वो बहुत नज़दीक आ जाता है और वांगची के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए होते हैं। इस बीच वांगची काफ़ी वक्त अपने लेन सेट में बिताया करता था। लेन जितने भी एल्डर डिसिपल्स थे वो अब उसे कुछ नहीं कहते थे और वो उसके साथ बहुत अच्छा और नरमी पेश बिहेवियर रखने लगे थे, क्योंकि विविजन की बातों के बाद जो लिन चिरन था वो भी समझने लगा था कि किसी पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना भी अच्छी चीज़ नहीं होती। और उसका व्यवहार भी, वो लवांगची से गुस्सा ज़रूर था लेकिन उसका व्यवहार अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट पड़ रहा था, क्योंकि उसकी जान का टुकड़ा लवांगची अब उससे दूर होने वाला था। और लेन चिरन सब बर्दाश्त कर सकते थे, मगर अपने फेवरेट नेफ्यू को खुद से दूर जाते देख उन्हें दुख लग रहा था। और उन्हें ये भी था कि लवांगची अपनी सारी याददाश्त भूल गया है। शायद अब उससे जो भी गलतियां हो रही हैं वो नादानी में हो रही हैं। और यहाँ पर वांगची जब अपने अंकल और ब्रदर को छोड़ के जाने वाला होता है, उसकी शादी का दिन आ जाता है और वो रेडी होने के लिए सारे बक्से खोल रहा होता है, तब उसे लगता है कि इस रेल में भी उसे अपने ब्रदर और अंकल को छोड़ के जाना होगा। उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि आज उसकी शादी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस रेल में आएगा और उसकी शादी का दिन पास आ जाएगा। उसे यहाँ पर दिल में दुख होने लगता है। उसे वो इंसिडेंट याद आता है जब उसके अंकल और उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी। उसकी रूह कांप जाती है। अपने अंकल और ब्रदर को छोड़ के जाने में उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और लवांगची सिर पकड़ के बैठ जाता है। वहाँ पर उसे वो हादसा याद आता है जब उसके अंकल और उसके ब्रदर उसके सामने मर गए थे। उसे बहुत ज़्यादा अपने सिर में पेन होने लगता है। तभी रूम में लेन शिचन और लेन चिरन की एंट्री होती है। लेन चिरन वहाँ पर उसे उसकी मदर का बहुत सारे गिफ्ट्स देने आए थे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि लवांगची के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, वो लवांगची को एकदम से वहाँ पर ऐसे देख के उसे स्पिरिचुअल एनर्जी भेजने लगते हैं ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो। और वो शिचन को कहते हैं कि फटाफट से इम्पीरियल डॉक्टर को बुला के लेके आओ। वो लैन इम्पीरियल डॉक्टर को वहाँ पर बुला के लेके आते हैं। वो जो डॉक्टर आता है वो यहाँ पर वांगची की ढंग से देख रेख करता है और बताता है कि कुछ नहीं, बस ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वांगची को इस तरह से सिर में दर्द हुआ। एक्चुअली उन्हें लग रहा था कि वांगची गिरने के बाद अपने माइंड पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहा है। वो जब देखो ऊट पटांग बातें करता है। और जो अंकल चिरन थे, अब वो जानते थे कि लवांगची उनके सेक्ट से बहुत दूर जाने वाला है, तो उनका गुस्सा भी अपने नेफ्यू को लेकर कहीं ना कहीं शांत हो गया था। और वो जानते थे कि वो हमेशा से लवांगची को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल में रखते आए, ताकि जो गलती उसके मदर फादर ने की वो गलती कभी वांगची ना रिपीट करे और वांगची किसी बुरी संगत में ना पड़े। उन्हें कभी भी वांगची की मदर पसंद नहीं थी, लेकिन वो अक्सर उनका गुस्सा कहीं ना कहीं अपने मन में दबाए वो वांगची और लेन शिचन की जो ज़िंदगी होती है उसे कहीं ना कहीं सिर्फ पढ़ाई, ओबीडियंटली उनके सेक्ट के रूल फॉलो करने, बस इन्हीं चीज़ों में वो उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी पूरी निकाल देते हैं। ना ही उन दोनों भाइयों में कोई प्यार भरा अफेक्शन होता और ना ही वो दोनों कभी एक दूसरे के लिए सिंपैथी कभी जता पाते। लैन शिचन बड़े थे, लेकिन वो वांगची का कभी उस तरीके से जैसे एक भाई अपने भाई दूसरे छोटे भाई को सपोर्ट करता है इमोशनली, वैसे नहीं कर पाते थे, क्योंकि लेन सेक्ट के फॉरबिडन रूल्स की वजह से और इतनी सारी चीज़ें फॉरबिडन होने की वजह से वो हमेशा से बड़े भाई की तरह अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहे। और उनका छोटा भाई अक्सर अपनी मदर और अपने फादर को ढूंढता रहा और वो हर चीज़ को ओबीडियंटली फॉलो करता रहा।
उसके ब्रदर के लिए शायद अब दीन दुनिया इमोशंस कहीं ना कहीं मर चुके थे। और जब उसके ब्रदर को कहा गया कि उसे एक डीमन रियल में शादी करनी होगी तो वांगजी ने अपने आप को मारना बेहतर समझा, क्योंकि वांगजी काफ़ी ज़िद्दी किस्म का था। वो कभी भी अपने एल्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो अपने एल्डर्स की बातों को मना भी नहीं कर सकता था, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकता था। तो वांगजी अपनी लाइफ को गिव अप करना ज़रूरी समझता है रेदर देन अपने बड़ों का निरादर करना। तो यहाँ पर लेन चिरन को लगता है कि शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर ये वांगजी ऊट पटांग हरकतें भी करता था और उन्हें नीचा भी दिखा देता था और उनके सामने बदतमीज़ी भी करता था। लेन चिरन को बहुत दुख लगता है कि उन्होंने वांगजी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी एज अ अंकल, लेकिन बहुत सारी कमी छोड़ दी एज अ फैमिली मेम्बर। उन्होंने उसे पिता और माता के प्यार नहीं दिया, सिर्फ एक गुरु का प्यार दिया, सिर्फ एक गुरु का। उनकी नज़र में वांगजी एक स्टूडेंट था। उनका नेफ्यू होने के साथ साथ वो उसे एक आदर्शवादी लेन सेक्ट का इंसान बनाना चाहते थे। वो भूल गए कि बचपन में बच्चे को आप अनुशासन सिखाइए, पर उसे प्यार की भी ज़रूरत होती है। जब उसे प्यार भरे हाथ ना मिले और उसके सिर पे एक सपोर्टिव प्यार भरे माँ बाप का हाथ ना हो, तो रूल्स रेगुलेशन से उसकी ज़िंदगी नीरस भी बन सकती है। तो यहाँ पर जब वो वांगजी को ऐसी हालत में देखते हैं और कुछ दवाई देने के बाद वांगजी थोड़ी देर के लिए शांति से वहाँ सो जाता है। जब वो वांगजी वहाँ उठता है तो लेन चिरन की आंखों में कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी और उन्हें अपने पास्ट लाइफ में जब वो मुड़ के देखते हैं कि वो वांगजी के साथ कितने कठोर रहे। वांगजी अगर कुछ गलती छोटी सी भी करता था तो उसके अंकल उसमें इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखा देते थे कि वांगजी ना जाने कितने घंटों तक एंचेस्टर होल्ड में घुटनों के बल बैठा रहता था। लेन चिरन को यहाँ थोड़ा रियलाइज़ होता है कि कभी कभी बच्चों से बहुत ज़्यादा सख्ती ज़रूरी नहीं होती। अगर हम उन्हें प्यार से डील करें तो तब भी सब ठीक हो सकता है, और ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं विजन सिखा गया था। तो वो वांगजी को देखते हैं और वो पहली बार इतने सालों में बहुत सॉफ्टली वांगजी से कहते हैं, वांगजी कैसा फील कर रहे हो तुम। वो अक्सर वांगजी से बहुत सख्त टोन में पूछा करते थे। तो वांगजी जैसे ही उनकी इतनी सॉफ्ट टोन देखता है, जब वो होश में आता है तो उसे अपने पुराने अंकल याद आते हैं जो अक्सर उसकी चीज़ों को समझते थे और उसके साथ इतने ज़्यादा निर्दयी नहीं थे। वो कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ, और उसकी आंखें थोड़ी इमोशनल सी हो जाती हैं। उसे इस अंकल के चेहरे में अपने पुराने अंकल दिख रहे होते हैं जो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वांगजी की आंखें और पलकें थोड़ी भीगने लगती हैं। तभी लेन चिरन जो है वो पूछते हैं, वांगजी तुम ठीक हो ना? अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी मना कर दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं तुम पे कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ नहीं करवाऊंगा और ना ही कोई रूल रेगुलेशन थोपूंगा। मैं तुम्हारे लिए डीमन रिल्म के खिलाफ भी चला जाऊंगा अगर तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम है तो। वांगजी बहुत ही इमोशनल फील करता है ये बातें सुन के कि पहली बार उसके अंकल ने यहाँ पर उसे शादी करने के लिए फ़ोर्स नहीं किया और पहली बार उसके अंकल उसे इतना सॉफ्टली बात कर रहे हैं। वांगजी इमोशनल फील करके कहता है, नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि विजन काफ़ी अच्छा पार्टनर बनेगा। विजन काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी हद तक मुझे समझता भी है, मेरी ज़रूरतों को भी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे विजन से अच्छा कोई पार्टनर मिल सकेगा। तो वो कहते हैं, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की है और तुमसे ज़बरदस्ती ना जाने कितने सारे रूल्स फॉलो करवाए हैं। बचपन से मैंने हमेशा तुम्हें सख्ती में रखा। मैं नहीं चाहता था जिस तरह से तुम्हारे फादर और मदर ने जो गलतियाँ की वो तुम करो, पर मैं भूल गया था, आखिर तुम हो तो एक इंसान ही ना। मैं तुम्हें हर चीज़ से नहीं रोक सकता था। मैंने तुम्हें कभी भी तुम्हारी मनपसंद की चीज़ें नहीं खाने दी। मैंने हमेशा तुम्हें कहा कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपनी इच्छाओं पर, लेकिन मैं भूल गया कि मुझे एक छोटे बच्चे से इतना सख्त नहीं होना था। मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ सख्त रहा और जिस उम्र में तुम्हें हौसला देना चाहिए, मैं उस उम्र में तुम्हारे हाथों में 3000 रूल्स की किताबें थमा चुका था। मुझे बहुत अफसोस है वांगजी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? वांगजी कहता है, अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और ब्रदर
आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ पर लेन जो हमारे शिचन होते हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, अंकल वांगजी सही कह रहा है, आप जैसे भी हैं आप हमारे बड़े हैं, हमारे लिए आप हमारे जो माता पिता हैं उन्हीं के बराबर हैं, तो आप ऐसा दिल छोटा मत कीजिए। तभी वो कहते हैं, वांगजी मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी मदर की चीज़ें नहीं दी, यहाँ तक कि जेंशियल हाउस भी अक्सर मैं बंद रखा करता था ताकि तुम वहाँ ना जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो गिफ्ट्स देख लो। और वो जो हैं उसे उसकी मदर के कुछ ज्वेलरी देते हैं जो कि बालों में सजाने की थी। वांगजी उन ज्वेलरी को देख के हैरान होता है क्योंकि उसने कभी रियलिटी में अपनी मदर नहीं देखी, पर उसे लगता है कि जो इस रेल्म में उसकी मदर हैं वही ओरिजिनल लाइफ में भी उसकी मदर रही होंगी। यहाँ पर वो बस कल्टीवेशन की दुनिया में आए हैं, लेकिन उनके रिश्ते बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। और उसके ब्रदर, उसके अंकल शक्ल से इमोशन वाइज भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। उसके अंकल भी कोल्ड हार्टेड थे, बट इन वाले अंकल के जितने नहीं। लेकिन वांगजी को काफ़ी अच्छा लगता है जब वो ओरिजिनल लवांगजी की मदर के गहने देखता है, और वो उसे हेयर पिन देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी मदर का था, और एक ब्रोच देते हैं। और वो कहते हैं ये उन्होंने अपने होने वाले बच्चों की शादी के लिए सामान संभाल के रखा हुआ था। वो चिरन को भी एक ब्रोच देते हैं कि ये तुम्हारे होने वाले ओमेगा के लिए है, और ये लवांगजी के लिए। तुम्हारी मदर ने बहुत सारी चीज़ें अपनी बीमारी के टाइम इकट्ठी कर ली थी ताकि वो तुम्हारे आने वाले स्पाउस के लिए और तुम्हारी शादी के लिए गिफ्ट्स इकट्ठे कर सकें। लवांगजी ये सुनता है तो वो इमोशनल फील करता है चीज़ों से कि उसके अंकल ने आज भी चीज़ों को संभाल के रखा है। वो कहता है, थैंक यू सो मच अंकल। उसके अंकल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैंने तुम्हें अक्सर तुम्हारी माँ से मिलने से रोका क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदर ने बहुत पहले ही अपनी गंभीर बीमारी के चलते सोच लिया था कि वो तुम लोगों के लिए क्या क्या छोड़ के जाएंगी। मैं खामखा हमेशा सोचता रहा कि औरतें अक्सर बुरा ही काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जब उन्होंने कुछ बुराई का पाथ चूज़ किया होगा, और जब उन्होंने कुछ बुरा करने का सोचा होगा उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। पर मैं कभी उस वे में चीज़ों को नहीं देख पाया क्योंकि मेरे लिए सेक्ट के रूल ही सब कुछ थे। लेकिन आज मैं वांगजी तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि डीमन रेल में तुम्हें कोई प्यार नहीं करता या तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तो तुम्हारे दरवाजे लेंस सेक्ट के लिए हमेशा खुले हैं। तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ रह सकते हो, और तुम जितना चाहे जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम्हारे सेक्ट के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे वांगजी। तुम्हारे बच्चे जब आना चाहें आ सकते हैं, और विभूषण भी, अगर वो तुम्हें अच्छे से रखेगा तो। वांगजी इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, अंकल इतने दिनों से मैं आपसे इतना बुरा बर्ताव कर रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इस तरह का बिहेवियर रखना नहीं चाहता था, पर आप बहुत क्रूल तरीके से मुझे डील कर रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जिस टोन में आप मुझसे बात करते थे, और मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं भी आपसे आप ही की तरीके से बात करने लगा, लेकिन मैं भूल गया आप हमारे बड़े हैं और मैंने आपको इंसल्ट कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं सच में बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। आपने हमारी मदर का दिया गिफ्ट इतने टाइम तक संभाल के रखा, थैंक यू सो मच अंकल। वो कहते हैं, वांगजी ये अमानत तुम्हारी मदर की थी, तो मैं कैसे इसे फेंक सकता था, और आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम्हारी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करके मैंने सिर्फ सेक्ट के रूल्स को तुम पे थोपा। मुझे बहुत बुरा लगता है, और अब मैं समझ गया हूँ कि ज़रूरी नहीं हम लोगों को सिर्फ अनुशासन ही सिखाएं। रिश्ते भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, और पढ़ाई भी। मैं अब चाहूँगा कि लेंस सेक्ट में जितने भी ऐसे रूल हैं जो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से रोकते हैं, या जैसे कि मैंने इस सेक्ट में खिलौनों से खेलना भी मना था,
और तुमको कभी भी किसी खिलौने से खेलने से हम मना कर देते थे। मैं वो सारी चीज़ें हमारे सेक्ट में अलाउड करा दूँगा, ताकि जिससे आने वाली पीढ़ी को कभी भी प्रॉब्लम ना हो। वांग जी जो है वो बेचारा बिल्कुल हामी भरते हुए कहता है, जैसा आपको ठीक लगे अंकल। और वैसे भी बच्चे अगर खिलौने से नहीं खेलेंगे तो कौन खिलौने से खेलेगा। अगर आज हम अपने बच्चों पे इतनी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो कल वो बगावत पे पक्का उतरेंगे। और ये देखने के बाद लेंचरन कहते हैं, बिल्कुल वांग जी, तुमने और विंग ने मेरी काफ़ी हद तक आंखें खोल दी। मैं मानता हूँ तुम मेरे साथ गलत बिहेवियर करते थे, लेकिन तुम जो थे वो इतने भी गलत नहीं थे। शायद मैं भी तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा हद तक रूड हो गया था, जिसकी वजह से तुम मेरे से ये बिहेव करने लगे थे। वांग जी इमोशनल होता है और तब जो हमारे अंकल होते हैं वो कहते हैं, ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी शादी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा नेफ्यू सबसे सुंदर लगे, तो प्लीज़ अच्छे से रेडी होना। शिचेन कहते हैं, बिल्कुल। शिचेन यहाँ पर वांग जी को रेडी होने के लिए पूरी मदद करते हैं। वांग जी के बालों में विंग के भेजे हुए गुआन पिन्स के साथ साथ वांग जी की मदर की भी पिन लगी होती है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। वो गोल्ड की और हीरे से जड़ी हुई थी। हालांकि लेंस जो थे वो बहुत सोबर चीज़ें पहना करते थे, लेकिन ये उनकी ख़ानदानी थी मैडम लेन की, शायद उनकी मदर की हुई होगी, जो उन्होंने अपने बच्चे अपनी ओमेगा बेटी को दी और आगे चल के उनकी मदर ने वांग जी के लिए रखी। वांग जी जब ये सब पहन लेता है तो उसके बाद उसके ब्रदर कहते हैं कि अब वांग जी वेल करने का टाइम आ गया है। वांग जी कहता है कि एक बार अंकल को बुला दो। अंकल वहाँ आते हैं तो वांग जी अंकल से कहता है, अंकल मैं डीमन रेल्म जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर किसी के बारे में कुछ नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे रहूँगा, और आप जानते हैं कि मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रदर को मेरे साथ भेज दें। तो लेन शिचेन पहले तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ के कहता है, अंकल अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से आपको या ब्रदर को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा और ना ही लेंसेट का नाम वहाँ जाने के बाद डूबने दूँगा। प्लीज़ आप कुछ टाइम के लिए मेरे साथ ब्रदर को भेज दें, ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ, और जब मैं चीज़ें मैनेज कर लूँगा तो मैं उसके बाद ब्रदर को यहाँ पर वापस भेज दूँगा। चिरन पहले तो घबरा रहा होता है, लेकिन उसके बाद चिरन हाँ भर देता है और कहते हैं कि ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाने के बाद लेंसेट का नाम और ऊँचा हो और वहाँ के लोगों को पता चले कि लेंसेट में इतनी भी शक्ति नहीं, और लेंसेट के लोग डीमन के बीच भी अच्छे से रह सकते हैं। वांग जी तुम वहाँ पर सबको अच्छे से बिहेव करना और अच्छे से ट्रीट करना, ताकि हमारे लेंसेट का नाम हमेशा ऊंचा रहे। वांग जी कहता है, बिल्कुल अंकल, और आप भी अपना पूरा ख्याल रखना। वो उन्हें गले मिलता है। उसके बाद शिचेन उसे वेल पहनाते हैं और अपने अंकल को बो करके उनसे अलविदा लेते हैं, और वहाँ पर पूरी बारात के साथ विंग ने पूरे डीमन रेल्म को, मतलब डीमन रेल्म के आधे लोगों को वांग जी को लाने के लिए भेजा होता है, और विंग उसका अपने जो पैलेस होता है उसके बाहर इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ब्राइड को लेने अक्सर लोग जाया करते थे, और जब ब्राइड दूल्हे के घर के बाहर आ जाती थी तो दूल्हा उसे लेने आता था, ताकि वो लोग साथ एंटर कर सकें। और यहाँ पर वांग जी सुपर एक्साइटेड था अपनी शादी के लिए। वांग जी को पालकी में बैठाया जाता है, और उस पैलेंक्विन में बैठाने के बाद, यानी कि उस पालकी में बैठाने के बाद, वांग जी को वो लोग उसी दरवाजे से उस एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट ले जाते हैं। और हमारे लेन चिरन ने हमारे लेन शिचेन को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो वांग जी का ख्याल रखें और वांग जी को वहाँ पर जाने में हेल्प करें। और हमारे शिचेन जी भी वांग जी के साथ चले जाते हैं अपने ब्रदर के साथ उसकी शादीशुदा लाइफ को देखने। अब वांग जी जैसे ही डीमन रेल्म में आता है, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़े और ना जाने कितनी सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। वांग जी बाहर देखना चाहता था, लेकिन वो देख नहीं सकता था। उसकी चेहरे पे पर्दा था, दुल्हन वाला वेल थी उसके चेहरे पे, और वो सारी चीज़ें देख रहा होता है कि
लोग कितनी खुशी से, कितने उत्साह के साथ वांगजी को वहाँ देखने आए हैं, क्योंकि वो आवाज़ें सुन सकता था। उसके ब्रदर भी उसके साथ साथ, उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे और पूछ रहे थे, वांगजी तुम ठीक हो ना? वांगजी कहते हैं हाँ ब्रदर, आप अंदर आ जाइए, अंदर आके बैठ जाइए। तो वो कहते हैं नहीं वांगजी, तुम्हें पता है यहाँ पर कितने सारे लोग, कितने सारे शोर ढोल नगाड़े लेकर आए हैं। आज लाल कपड़े हमारे लेन शिचन ने भी पहने होते हैं, क्योंकि उसके ब्रदर की शादी होती है। और लेन शिचन काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनके ओमेगा ब्रदर ने भी आज रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, वाइट रंग का सिर पे रिबन पहना था, और ना जाने कितनी गोल्ड ज्वेलरी, और वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइड लग रहा था। लेन शिचन वहाँ देखते हैं कि ना जाने कितने हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वांगजी का स्वागत करने आए हैं। ऐसा उन्होंने भव्य स्वागत पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो वांगजी को हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह आतिशबाजियों के साथ उन लोगों का लेन सेक्ट में स्वागत होता है, डीमन सेक्ट में स्वागत होता है। और उसके बाद जैसे ही वो लोग पैलेस के गेट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे विभूषण ग्रूम के अटायर में खड़ा था, और तभी वो वांगजी को बताते हैं, वांगजी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके साथ साथ वहाँ पर मोस्टली सारे लोग लाल कलर के कपड़ों में ही थे, और वहाँ पर जो हमारा ओमेगा जंचा होता है वो भी शिचन को देख के काफ़ी खुश होता है, और वो भी रेड कलर की ड्रेस में था। वो सारे के सारे पालकी में से पहले लेन शिचन हमारे लवांगजी को बाहर निकालते हैं जिसने वेल की हुई थी, और उसके बाद वो विंग के हाथों में लवांगजी का हाथ दे देते हैं। लवांगजी का हाथ लेकर विंग अपने साथ साथ इंचेस्टर हॉल जाता है। इंचेस्टर हॉल और वेडिंग बैंक्वेट जहाँ थी उस जगह पे वो लोग पहले जाते हैं, और उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने के बाद वो लोग पहले शराब एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के हाथ धुलाते हैं, फिर वो एक दूसरे के घुटनों पर बैठ के पहले तो वो हेवेंस को लेकर बो करते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के पेरेंट्स को लेकर बो करते हैं, और तीसरा वो एक दूसरे के सामने बो करते हैं, और उसके बाद उनकी शादी संपन्न हो जाती है। फिर वहाँ पर बहुत सारे डांस का आयोजन होता है। एक बहुत बड़े तरीके से डीमन रेल्म के लोग खुशियाँ मनाते हैं। पहले बहुत सारी डीमन लेडीज़ वहाँ आती हैं और डांस करती हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे फोक गानों पर युनमक के डांस होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप की बहुत प्यारी सी स्वॉर्ड डांसिंग दिखाते हैं। उसके बाद कुछ लोग फोक एरिया से आते हैं, जो लोग फोक म्यूज़िक बजाते हैं, और वो बहुत मधुर होता है। और वो अपने एम्परर और होने वाली उनकी कॉन्सर्ट के लिए, मतलब हो चुकी उनकी कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। वो लोग दिल से बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनके एम्परर को एम्प्रेस मिल चुकी थी, और ये टाइम बहुत ज़्यादा जश्न का था। वहाँ पर इतने तरीके के खाने रखे होते हैं, लोग आए होते हैं डीमन सेक्ट के, ना जाने कितने तरीके के लोग आए होते हैं। कुछ लोग आधे इच्छाधारी पशु पक्षी होते हैं, और कुछ लोग अलग होते हैं। कुछ लोग निहायत ही खूबसूरत, और कुछ लोग इंसानी रूप में अलग अलग फॉर्म में आते हैं। कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जो कि इंसानी रूप से एकदम से डीमन भेड़िया का रूप लेते हैं और एक बहुत प्यारा सा डांस परफॉर्म करते हैं। वो लोग वहाँ पर ना जाने कितने जो हैं खुशियों के साउंड बजाते हैं। एक बंदा आता है, उसके हाथ में कटोरी और एक साथ में डंडा सा होता है, मतलब वो उस कटोरी को बजाता है। उसके पीछे पीछे लाइन में 100 लोग आते हैं जो उस कटोरी को बजा रहे होते हैं एक एक करके, और एक बंदा ज़ोर ज़ोर से थाल को बजा रहा होता है। और ये तरीका होता है विंग के होने वाले बेबी को ब्लेसिंग देने का। वो लोग उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर तादाद में 100 से ज़्यादा लोग दिया लेके अपने दोनों हाथों में एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वो लोग इन दोनों दुल्हा दुल्हन पे फूलों की वर्षा करते हैं। फूलों की वर्षाओं के बाद वो लोग इन दोनों पर चावल की वर्षा करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग विंग और वांगजी के हाथों में गोल्ड के 2 सिक्के देते हैं, जो कि उनके आने वाली कामना के लिए मतलब आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं होती हैं। उसके बाद वो सारे के सारे जो हैं वो विंग को
तरह तरह की वाइन गिफ्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग विंग के कानों में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं जो कि एक ब्लेसिंग होती है, ताकि विंग और वांगची की आने वाली शादीशुदा रात बहुत अच्छी जाए और वो जल्दी से पेरेंट्स बन जाएं और डीमन रेल्म को उनके आने वाले प्रिंस और प्रिंसेस मिल जाएं। यहाँ पर वांगची ने कभी ऐसे रिचुअल देखे नहीं होते। फिर एक भावी बैंड आता है, वो बैंड वाले लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो बैंड अलग अलग तरीके से धुन बजाता है, पहले सॉफ्ट फिर हाई और फिर उसके बाद ढोल नगाड़े इतनी तेज तेज बजते हैं कि वहाँ पर सारे लोग नाचने लगते हैं। एकदम से हवा में कम से कम 3000 लैंटर्न उड़ते हैं और 3 से ज़्यादा हज़ार लैंटर्न जो है वो सारे के सारे लाल रंग के होते हैं। हर एक पे 2 रैबिट बने होते हैं और जब वो हवा में 3000 लैंटर्न उड़ जाते हैं उसके बाद कंदीलें जो हैं छोटी लेवल की वो भी 1000 जलाई जाती हैं। बड़े लैंटर्न के बाद छोटी कंदीलें भी होती हैं और पूरा का पूरा आसमान जगमगा रहा होता है। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उन्होंने मोमबत्तियों से और दियों से भर रखा था और वहाँ आतिशबाजी उसके बाद आसमान में इतनी तेज़ धूम धड़ाके के साथ की जाती है कि पूरा का पूरा डीमन रेल्म गूंज रहा था उनकी आवाज़ों से, उस पूरी जगह से। और वांगची को ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखनी थी। उसकी वेल बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होती, वो थोड़ा बहुत चीज़ें देख रहा होता है और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि विंग ने उसके आने का कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। भले ही 1 हफ्ते से वो दोनों नहीं मिले थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये डीमन रेल्म जैसे उसका अपना ही घर हो। उसे बहुत अच्छा लगता है कि ये अनजाने लोग उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उसे सच में वो पहली बार भगवान की तरफ देखता है, ऊपर गॉड की तरफ, और कहता है थैंक यू सो मच मुझे यहाँ भेजने के लिए, मुझे इस लाइफ में भेजने के लिए। और मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने विंग जैसा पार्टनर मुझे दिया। और अब यहाँ मैं ये चैप्टर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो और अब कल देखेंगे कि वांगची और विंग की फर्स्ट नाइट कैसी जाएगी। तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आई होप आपको कल और मज़ा आने वाला है गाइस, क्योंकि बहुत सारे सस्पेंस भी होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय।